आज हम शुरू करने जा रहे हैं पार्ट 4 तेनाली रामन। ठीक है, तेनाली रामन पे हमारा पार्ट हम शुरू करते हैं। तेनाली रामन विजयनगर के महाराज कृष्णदेव राय के दरबार में एक विदूषक थे। तेनाली रामन का जन्म 16वीं सदी के प्रारंभ में थुलनूर नामक गांव में तेलुगु ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनका जन्म का नाम गरालपति रामकृष्ण था। उनके पिता गरालपति राम्य तेनाली नगर के रामलिंगेश्वर स्वामी के मंदिर में पुरोहित थे। रमैया का निधन रामकृष्ण के बाल्यकाल में ही हो गया था, जिसके पश्चात उनकी माता लक्ष्मा तेनाली नगर लौट गई और भाई के साथ रहने लगी। रामकृष्ण अपने मामा के नगर में ही बड़े हुए और तेनाली रामन के नाम से जाने लगे। ठीक है, तेनाली रामन का वो क्या होता है, उनकी पिता की मृत्यु हो गई थी, तो फिर वो उनकी जो माता है वो अपने भाई के नगर लौट गई थी और उनका जन्म वो अपने मामा के यहाँ रहकर ही बड़े हुए और उनका नाम क्या पड़ गया, तेनाली रामन पड़ गया। तेनाली रामन के बाल्यकाल में कोई औपचारिक शिक्षा नहीं पाई, परंतु ज्ञान की शुद्धता के कारण के बाद में प्रखंड विद्वान बने। एक सुपरिचित लोक कथा के अनुसार सैव होने के नाते तेनाली रामन का वैश्व विद्वान अपना शिष्य बनने का इनकार करते रहे। एक बार जब वह मारे मारे फिर रहे थे, तब एक मुनि ने उन्हें माँ काली की साधना करने का सुझाव दिया। जब वो डोल रहे थे तो एक मुनि ने कहा, तुम माँ काली का क्या करो, माँ काली की साधना करो। ठीक है, तेनाली रामन की भक्ति के प्रसन्न हो काली ने उन्हें दर्शन दिए और रामन को कटोरे दिए। पहले कटोरे में दही था जो धन के लिए था, वह दूसरे में दूध था जो बुद्धिमत्ता के लिए था। देवी ने रामन से कहा कि कोई एक कटोरा ले लो, तो रामन ने दोनों ही ले लिए, जिसमें रामन महाधनवान व महाबुद्धिमान बन गया। तेनाली रामन ने हिंदू धर्म की रचनाएं हैं। रामन की पत्नी शारदा और पुत्र भास्कर था। रामन का परम मित्र गंडुप्पा था। तेनाली रामन एक विदूषक नहीं थे, वह तेलुगु भाषा के प्रसिद्ध कवि थे। वो क्या थे, तेलुगु भाषा के प्रसिद्ध कवि। तो उनका एक दोस्त था, मित्र था, इसका नाम गंडुप्पा था और उनकी जो पत्नी थी शारदा, उनका जो पुत्र था उसका नाम क्या था, भास्कर था। तेनाली रामन ने विजयनगर के महाराजा कृष्णदेव राय के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था। उन्होंने वहां जाने का निर्णय किया। उन्हीं दिनों में महाराजा कृष्णदेव राय ने कुछ विद्वानों की सभा बुलाई थी। रामन भी इस सभा में जा पहुंचे। सभा में वाद विवाद हो रहा था। एक विद्वान कह रहा था, हम संसार में नाना प्रकार की वस्तुएं देखते हैं, पेड़ पौधे पशु पक्षी आदि, पर यह सब ऐसी नहीं है जैसी दिखाई देती है। हम केवल इन्हें ऐसी मान लेते हैं, जैसे दिखाई देती है ऐसी नहीं है। हम क्या करते हैं, उस चीज़ को देख के उसे वैसा ही मान लेते हैं। दूसरे विद्वान इस बात पर विचार कर ही रहे थे कि अचानक रामन खंडा हो गया। उसने उस विद्वान से पूछा, मान लीजिए हम कोई चीज़ खाना चाहते हैं, तो क्या केवल यह मान लेना काफ़ी है कि वह चीज़ खा रहे हैं? जैसा अगर हमें कुछ चीज़ खानी है, क्या ये चीज़ मानना काफ़ी है कि हाँ हम खा रहे हैं, मतलब चाहे हम खाएं ना? हाँ, विद्वान ने उत्तर दिया। अब तेनाली रामन ने कहा, भैया भोजन तैयार है, आइए हम सब तो भोजन करने चलें। पर यह महाशय यहाँ बैठे बैठे ही मान लेंगे कि इन्होंने भोजन कर लिया है, इन्हें यहीं बैठा रहने दे। जो कहता है कि चलो हम भोजन करने चलते हैं, और ये जो महाशय है तो यहीं बैठे बैठे मान लेंगे इन्होंने भोजन कर लिया और वो भोजन कर लेंगे। रामन का इतना कहना था कि सब लोग खिलखिलाकर हंस पड़े। महाराजा उसकी हाजिर जवाबी से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने उसे दरबार में विदूषक का स्थान दे दिया। अब वह तेनाली रामन के नाम से प्रसिद्ध हो गए। ठीक है, तेनाली रामन ने क्या कहा, जब सब हंसने लगे इस बात को सुन के, तो महाराज भी इस बात से इतना प्रसन्न हुए कि उनके दरबार में उन्होंने उसे विदूषक का स्थान दे दिया। तो अब उन्हें किस नाम से जाने लगा, तेनाली रामन के नाम से जाने लगा। एक दिन महाराज तेनाली रामन की किसी बात पर प्रसन्न हो गए। उन्होंने क्रोध होकर कहा, जाओ मुझे कभी अपना मुंह मत दिखाना। अगले दिन तेनाली रामन अपने मुंह पर मुखौटा लगाकर दरबार में आया। उसे देखकर सब लोग हंसने लगे। महाराज ने देखा तो वे बड़े क्रोधित हुए। उन्होंने सिपाहियों को आज्ञा दी, इसलिए इसे ले जाओ और जेल में बंद करवा लो। ठीक है, वे दिन को क्या करते हैं, मुँह पे ऐसे मुखौटा बांध के आते हैं। ठीक है, और उस बात को देख के बस सब उसे देख के हंसने लगे और महाराज को बहुत ही क्रोध आया और सिपाही से कहा, जाओ इसे ले जाओ और जेल में बंद कर दो। तेनाली रामन ने नम्रता से कहा, अपराध क्षमा हो महाराज, मैं तो आपकी आज्ञा का ही पालन किया है। मैं तो मुंह पे
पर नकली चेहरा लगाकर आया हूँ ताकि आप मेरा मुंह ना दिखाई दे। यह सुनकर महाराज को गुस्सा भी उतर गया। तेनालीरामन ने विषय में ऐसी अनेक कहानियाँ प्रचलित हैं। एक बार की बात है, महाराजा कृष्णदेव राय अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए राज्य के विभिन्न भागों में जाना चाहते थे। सभी दरबारी चाहते थे कि महाराज उन गाँव में जाएं जिनकी दशा अच्छी है, या उनके गांव में जाएं। इससे उनके गांव की मदद हो जाएगी और गांव वालों पर भी अनेक रोग भी बढ़ जाएगा। ठीक है, वो गांव में देखना चाहते थे कि क्या क्या चल रहा है। गांव वाले भी चाहते थे कि वो आए और सब कुछ देखें। ठीक है, इससे क्या होगा कि गांव वालों पर उनका रौब भी पड़ जाएगा, जो रौब होगा वो भी पड़ जाएगा। एक मंत्री बोला, महाराज इस बार आप मेरे गाँव चलिए। महाराज सोचने लगे कि आखिर किस गाँव में जाया जाए। उन्होंने तेनालीराम की ओर देखा तो एक बार क्या कहता है, उसका एक मंत्री बोला कि महाराज आप मेरे गाँव चले। तो सोचने लगे, तो वो तेनालीरामन की तरफ देखते हैं। तेनालीरामन ने कहा, महाराज आपका हाथी जिधर ले जाए उधर जाइए। वो कहता है, महाराज आपका हाथी इधर की तरफ आपको ले जाए, आप उधर जाइए। तेनालीरामन की बात सुनकर सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ। दूसरे दिन महाराज हाथी पर सवार होकर चल दिए। कुछ और लोग भी साथ थे। चलते चलते हाथी ऐसी जगह पहुंचा जहाँ के लोग बहुत गरीब थे। उनकी हालत देखकर महाराज बहुत दुखी हुए। वह बोले, हमें मालूम ना था कि हमारे राज्य में इतने निर्धन लोग भी रहते हैं। हाथी हमें बिल्कुल सही स्थान पर लाया। जब वो हाथी उनको एक ऐसी जगह पे जाते जहाँ पे बहुत ही निर्धन लोग रहते हैं, तो महाराज खुद ही बहुत आश्चर्य हुए। कह रहे कि हमें तो आज ही मालूम हुआ है कि हमारे यहाँ इतने निर्धन लोग रहते हैं और हाथी हमें सही जगह पे लेकर आया है। इन्हें वास्तव में हमारी सहायता की आवश्यकता है। महाराज की बात सुनते ही महावत ने अपने चादर उतार के फेंकी। तेनालीरामन के सामने देखकर सब चकित रह गए। महाराज मुस्कुरा कर बोले, अच्छा तो हाथी को तुम यहाँ लाए थे? तो कहता है कि कहते हैं कि अच्छा हाथी को तुम यहाँ लाए थे। विजयनगर के राजपुरोहित तथाचार्य तेनालीरामन से बहुत शत्रुता रखते थे। तथाचार्य तथा उनके शिष्य धनाचार्य और मरीचार्य रामन को संकट में फंसाने के लिए नई नई तरकीबें प्रयोग करते थे, पर तेनालीरामन ने उन तरकीबों का भी हल निकाल लेते। ठीक है, वो नई नई तरकीब इस्तेमाल करते थे, लेकिन तेनालीराम उन तकरीबों जो तरकीब थी उनको भी सुलझा लेते थे। ठीक है, बहुत ही अच्छा था ये पाठ, आप सबको समझ में आया होगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।